ना हो गई। और जो बाबर था, बाबर ने किसको हरा दिया 1517 में? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को जब हरा दिया तो स्थापना होगी मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य, सॉरी 1526 में है ना, 26 में हरा देगा। अंतिम जो अफगान शासक होगा उसको मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मुगल साम्राज्य देखो क्या था, मुगल साम्राज्य। अब संस्थापक कौन होंगे इसके? बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म हुआ, देखो ये समझने के लिए आपको कई सारी चीजों को जानना जरूरी है। जन्म हुआ था इनका उज्बेकिस्तान में, आज के उज्बेकिस्तान में एक जगह फरगना में। तो बाबर का जन्म हुआ 1483 में। कहा हुआ? फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। ठीक है, वहां हुआ, जिसको हम मध्य एशिया बोलते हैं ना। देखो सबसे ऊपर सबसे बड़ा देश ताजिकिस्तान। ठीक है, जैसे इधर तो आ गया कैस्पियन सागर, ठीक है, इधर आ गया अपना चाइना, ऊपर आ गया रसिया, और यहाँ आ गया अफगानिस्तान। तो सबसे बड़ा तो हो गया ताजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ऐसे हो गया, फिर उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है। ठीक है, फिर हो गया तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो यहाँ ये जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ जन्म हुआ था बाबर का। अब बाबर के साथ समस्या क्या थी? बाबर छोटी सी जगह थी फरगना, फरगना का शासक बन गया अपने पिता के बाद। 1483 में जन्म हुआ, और इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। 1494 में 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बन गया। जब फरगना का शासक बन गया तो इसके साथ समस्याएं क्या हुई? देखो उस समय आपको मिडिल एशिया को समझना जरूरी है। जैसे ये तो फरगना हो गया, अब यहाँ मिडिल एशिया में उस समय कौन शक्तिशाली थे? मिडिल एशिया में शक्तिशाली थे उज्बेक, और उज्बेकों में इसको परेशान कर रहा था शैबानी खां उज्बेक। शैबानी खां उज्बेक, मिडिल एशिया में तो उज्बेक शक्तिशाली थे, और यहाँ ईरान है। ईरान की कौन सी डायनेस्टी थी? सफवी डायनेस्टी है ना, सफवी, सफवी या सफावी कहते हैं। और इधर तुर्कों में, तुर्की में खिलाफत किसकी थी? उस्मानी वंश था। आगे कौन सा वंश आ जाएगा? उस्मानी। अब इन तीन की वजह से बाबर मजबूर हो गया कि वो भारत की ओर बढ़े। जैसे हुआ क्या, बाबर समरकंद का शासक बनना चाहता था, जो उज्बेकों के अधिकार में था। समरकंद आज के अफगानिस्तान में। तो फरगना को छोड़ के समरकंद जीतने गया, समरकंद तो जीत नहीं पाया, फरगना हाथ से छूट गया। फिर वापिस फरगना की ओर भागा, तो कहीं का शासक नहीं रहा। फिर जाके समरकंद पे अधिकार किया। फिर मन किया फरगना तो मेरा गृह राज्य है, वापिस फरगना हूं। फरगना आया, समरकंद फिर हाथ से निकल गया। ऐसे करते करते लास्ट में बाबर की शैबानी खां उज़्बेक ने इतना परेशान किया, बाबर के हालात ये हो गए, लास्ट में उसके पास बचे सिर्फ 100 सिपाही, और उन 100 सिपाहियों को लेके वो घूम रहा था। इस समय भारत में क्या चल रहा था? भारत में शासक था इब्राहिम खान लोदी, और इब्राहिम खान लोदी ने अपने अमीरों पर अपना अधिकार बढ़ाने के लिए, उनको नियंत्रण में लाना चाहा। वो अमीर जो बहलोल लोदी के समय में समानता के स्तर पे थे, उनको ये बात इब्राहिम लोदी की पसंद नहीं आई। तो एक तो पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी, और एक इसका चाचा था आलम खान लोदी। इन्होंने बाबर को संदेश भेजा कि आओ और इब्राहिम खान लोदी से मुक्ति दिलाओ। बाबर तो तैयार बैठा था, क्योंकि ये बाबर को क्लियर हो गया कि मिडिल एशिया में वो बढ़ नहीं पाएगा। ये तीनों के तीनों उस्मानियों के तो खलीफा थे। ये ईरान के शिया शासक थे, सफवी बहुत शक्तिशाली थे, और ये जो उज्बेक थे ये मंगोलों के वंशज थे, ये बहुत शक्तिशाली थे। तो बाबर के पास स्कोप बढ़ा नहीं, वो फिर बढ़ेगा भारत की ओर। ठीक है, देखो बढ़ो आगे। जन्म हो गया, फरगना का शासक बन गया। अब लिखो लेकिन, लेकिन मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेकों के कारण
तथा तथा ईरान के सफवी वंश एवं ईरान के पश्चिम की ओर उस्मानी शासकों के कारण बाबर के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह भारत पर अधिकार करे। ठीक है, तो बाबर के भारत आक्रमण के कारण ये थे। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होगा, जब बाबर के हाथ से फरगना भी निकल गया, बाबर के हाथ से समरकंद भी निकल गया, तो बाबर क्या करेगा, 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, तो बाबर क्या करेगा, 1504 में काबुल पर अधिकार कर, और काबुल पर अधिकार करने के बाद वो कौन सी उपाधि धारण करेगा, बादशाह या बादशाह। बस इसका अंतर यही है कि इन्होंने सल्तनत की शासकों की तरह खलीफा से संबंध नहीं रखा, और बादशाह जो उपाधि है ये इनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है कि खलीफा के प्रतिनिधि अब ये बन के नहीं रहे। इससे पहले आप देखोगे कभी महमूद गजनवी, कभी मोहम्मद बिन तुगलक, कभी मोहम्मद गोरी खलीफा से मान्यता पत्र ले रहे थे। इन्होंने खलीफा से अपना संबंध तोड़ दिया, बादशाह की उपाधि काबुल को जीतने के बाद धारण करी। ठीक है, अब जब काबुल को जीत लिया, तो काबुल के बाद अगला आक्रमण करेगा वो 1513-14 में पंजाब में एक जगह बाजौर, वहां। ठीक है, तो अगला आक्रमण बाबर कहां करेगा, 1514 में बाजौर व भीरा को जीत लेगा, ये दोनों पंजाब में। अब भीरा की इंपॉर्टेंस क्यों है, खुद अपनी आत्मकथा में बाबर लिखता है, आत्मकथा है ना तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की में लिखी हुई, आगे बताऊंगा डिटेल से। उसमें ये कहता है बेरा को किले को जीतने के लिए मैंने पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया, तो पहली बार बारूद का इस्तेमाल इस बेरा को किले को जीतने में करें। ठीक है, पहली बार बारूद का प्रयोग। ठीक है, अब देखो, अब ये होगा कि बाबर के समय भारत की क्या स्थिति होगी, लिखो हेडिंग डालो, बाबर के समय भारत की स्थिति। लिखो, बाबर अपनी आत्मकथा जो है ना तुजुक ए बाबरी, अब ये क्या है, वास्तविक इतिहास का ग्रंथ है। बाबर की दृष्टि ऐसी थी, वो यहाँ के पेड़ पौधों, प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन, टेरेन, हर चीज के बारे में लिखता है, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। तो तुजुक ए बाबरी में बाबर 7 शक्तिशाली शासक बताता है कि भारत में 7 शक्तिशाली शासक हैं। अब 7 शक्तिशाली शासक कौन कौन हो गए, देखो, 7 शक्तिशाली में वो 2 तो हिंदू शासक बताता है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आज से लिखो। 7 शक्तिशालों को, शासकों को शक्तिशाली बताता है, जिसमें 2 हिंदू शासक, 2 हिंदू शासक कौन होंगे, एक तो होंगे मेवाड़ के राणा सांगा, ये हो गया मेवाड़ एक तो, और दूसरा बताएगा विजयनगर के कृष्णदेव राय को। ठीक है, प्लस विजयनगर के कृष्णदेव राय को वो मानतम शासक मानता है, ये कहता है कृष्णदेव राय इसका समकालीन था, तो कृष्णदेव राय के लिए वो ये कहेगा ये भारत का महानतम शासक है। उसका टाइम 1509 से 29 था, तो इसका समकालीन हो गया। एक तो मेवाड़ में तो राणा सांगा हो गए, विजयनगर में कृष्णदेव राय हो गए। फिर और जो मुस्लिम रियासतें शक्तिशाली कौन कौन सी बताता है, इधर देखो, एक तो गुजरात, एक मालवा, एक खानदेश, एक बंगाल। तो मुस्लिम गुजरात, मालवा, खानदेश, बंगाल और दिल्ली तो था ही,
इन 7 शासकों को शक्तिशाली बताता है। दिल्ली में शासन कौन कर रहे थे? लोधी। और लोधियों में भी कौन था? बहलोल लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद में 1517 में शासक बनेगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने क्या किया कि अपने अमीरों पर कंट्रोल करने के लिए उन पर नियंत्रण करना चाहा तो अमीरों ने फिर शिकायत कर दी। तो दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। आक्रमण का कारण एक तो मैं पहले लिखा चुका कि मध्य एशिया में बाबर के लिए उज्बेकों ने, उस्मानियों ने और सफावियों ने स्कोप ही नहीं छोड़ा, तो उसकी मजबूरी हो गई, वो भारत की ओर आए। अब देखो, तो बाबर के भारत आक्रमण के कारण, मेंस के लिहाज से है ना, बाबर के भारत आक्रमण के कारण, देखो बाबर के भारत आक्रमण के कारण होंगे, एक तो हो गया उज्बेक, सफावी या सफवी और उस्मानी वंश, जिन्होंने ऊपर मध्य एशिया से लेके ईरान तक उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा था। दूसरा कारण है बाबर को भारत आमंत्रित करना। अब बाबर को भारत आमंत्रित करने के लिए बाबर खुद लिखता है अपनी आत्मकथा में, लिखता है कि मेरे को इन इन ने बुलाया। किन किन का नाम लेता है? आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है ना, तुर्की में थी। बाबरनामा तो बाद में कहा जब अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद कर दिया, बताऊंगा, है ना। तो बाबर खुद अपनी आत्मकथा में कहता है, किन किन का नाम लेता है आमंत्रित करने में। एक तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी। और दूसरा था इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खान लोधी, आलम खान लोधी। और कहता है मेवाड़ के राणा सांगा ने मुझे आमंत्रित किया। अब राणा सांगा ने ये आमंत्रित किया, इस बात पे इतिहासकारों में विवाद है, क्योंकि तुजुक ए बाबरी के अलावा और कोई सोर्स नहीं है जो ये बात स्वीकार करता हो, जो ये बात कहता हो। लेकिन हो सकता है सांगा ने आमंत्रित कर लिया हो ये सोच के कि पहले के आक्रमणकारी जैसे आए और गए, ये भी हो सकता है, आके चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब इसकी लड़ाई होगी, अब जब भारत आएगा तो लड़ाई होगी, और उस लड़ाई को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये होगा 1526 में। बाबर काबुल पर अधिकार कर रख चुका, बाजोर पर अधिकार कर चुका, बेरा पर कर चुका। अब ये कहते हैं कि इसने एक अपने अमीर को भेजा। बाबर क्या पंजाब पर अपना अधिकार जताता था? क्यों जताता था? बाबर है ना, जैसे तैमूर का वंशज था पांचवा खुद तो, और उसकी पत्नी जो थी, उसकी माँ जो थी कुतलुग निगार खानम, तो माँ किसकी वंशज थी? वो चंगेज खान की वंशज थी। अब देखो, वास्तविकता तो ये थी कि मंगोलों ने मध्य एशिया में इतना जोरदार साम्राज्य स्थापित किया था, तो हर कोई वंश उनसे अपना रिश्ता जोड़ रहा था। ठीक है, तो मंगोलों के वंशज के हिसाब से कि मुझे पंजाब वापिस दे, इब्राहिम लोधी ने जब मना कर दिया तो युद्ध होना असंभावी हो गया। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। जीता कौन? बाबर। क्यों जीता? क्योंकि इसका जो युद्ध कौशल था वो श्रेष्ठ था। युद्ध कौशल श्रेष्ठ कैसे था? पहले अपन बात कर चुके, एक तो थी तुलुगमा पद्धति।
तुलुगमा पत्ती में क्या होता था, फोर्स को रिजर्व रख लेते थे, ठीक है, और वो रिजर्व फोर्स दोनों जैसे आपस में लड़ गए तो वो पीछे से घूम के आके आक्रमण करती थी। और युद्ध में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है मिलिट्री ऑपरेशन, आज भी है ना, उसमें बहुत, पुलिस में लगे ट्रेनिंग करोगे तो आपको बताएंगे, सरप्राइज। जो सरप्राइज में जीत जाता है ना, वो हमेशा आगे रहता है। पहली गोली चलती है ना जब, टॉप से टॉप कमांडो है वो भी 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सुन हो जाता है एकदम। युद्ध में बहुत बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। इसमें ये क्या करते थे, जैसे दोनों सेनाएं लड़ रही हैं, अब भारतीय शासकों की हमेशा से ये कमी रही है सल्तनत वालों, वो पूरी सेना को उतार देते थे, ये रिजर्व आर्मी रखते थे, और वो रिजर्व घूम के पीछे से आक्रमण करती थी, तो दोनों तरफ से दबाव में सेना तितर बितर हो जाती थी। ये तो तुलुगमा पत्ती हो गई। और दूसरी क्या थी, तोपों को सजाने की उस्मानी या रूमी विधि, क्योंकि उस्मानी जो ईरान वाले शासक थे, उन्होंने इसको यूज लिया था। उस्मानी जो जो खलीफा थे, उन्होंने ईरान के सफवी शासकों के विरुद्ध युद्ध लिया, इतना डिटेल नहीं पढ़ना। इसमें बैलगाड़ियों के बीच में जगह रख के तोप सजा लेते थे। कुल मिला के इसका तोप खाना बढ़िया था बाबर का, है ना, तोपों को सजाने की विधि और तोप खाना बाबर का श्रेष्ठ था। और ये इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में ही मारा जाएगा। लेकिन अभी भी भारत में पूर्णतः मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होगी, अभी तो राणा सांगा बैठा था, ठीक है, फिर अफगान भी बैठे थे, चंदेरी का मेदिनी राय भी बैठा था। तो इस युद्ध के लिए कहते हैं कि इस मेंस वाले ही लिखना, सिर्फ इस युद्ध ने केवल लोदियों के भाग्य का निर्धारण किया, ठीक है, इस युद्ध ने केवल लोदियों के भाग्य का निर्धारण किया, भारत के भाग्य का निर्धारण नहीं किया। समझ गए? अब देखो इधर, अब अगला नंबर किसका आएगा, सांगा का आएगा। तो अगला युद्ध किससे लड़ेगा, बाबर वर्सेज राणा सांगा। देखो, ये युद्ध होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होगा 1527। खानवा कहाँ है, रूपवास तहसील भरतपुर, आज की है ना रूपवास में गांव, क्योंकि ये आगरा से चला था, आगरा से, और इधर से मेवाड़ से जाओगे तो आगरा से भरतपुर बॉर्डर बनाता है। तो खानवा के मैदान में युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में कांगा की एक मान्यता ये है कि जैसे राजपूतों के साथ ये कमी थी कि वो आपस में लड़ते रहते थे, कभी उन्होंने संगठन बनाया ही नहीं। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा ने क्या काम किया, पाती पेरवन की परंपरा निभाई। पाती का मतलब चिट्ठी या पत्री, और सारे राजपूत राजाओं को भिजवाई। तो इसमें राजस्थान में डिटेल में बताऊंगा, जयपुर का कछवा शासक भी था, मारवाड़ के राठौड़ भी थे, हसन खां मेवाती भी था, महमूद लोदी भी था इसके साथ, जयमल मिड़तिया भी था, बहुत सारे लोग इसके साथ लड़ेंगे, ठीक है। आमिर का कौन था, पृथ्वीराज, खूब सारे शासक लड़ेंगे। पाती पेरवन तो किया, लेकिन बात वही हो गई कि राणा सांगा खुद युद्ध के मैदान में उतर पड़ा और खुद घायल हो गया। घायल हो गया तो ठीक होके पुनः युद्ध के मैदान में आना चाहता था, लेकिन सरदारों ने क्या कहा, अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, सांगा को जहर दे दिया, और उस जहर से सांगा की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसमें कौन जीता, बाबर जीत जाएगा। और जीतने का कारण, बाबर की जीत का कारण पूछे तो कुशल सामरिक नीति और युद्ध कौशल। कुशल सामरिक नीति और युद्ध कौशल, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आप देखना कि जैसे ही इब्राहिम लोदी मारा जाएगा ना,
इब्राहिम लोदी मारने के बाद एक तो वो अफगान, और ये इसके बाद फिर शेर शाह सूरी आएगा तो वो अफगान। अब अफगान लगातार विद्रोह करते रहेंगे और ये काबू में कब आएंगे, जब अकबर आ जाएगा तब आएंगे। अब क्या होगा, खानवा का युद्ध हो गया। खानवा के युद्ध के बाद मध्य प्रदेश, जो आज का है, जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उसको मालवा कहते हैं। तो वहां एक जगह चंदेरी, चंदेरी का राजपूत शासक कौन था, मेदिनी राय, और वो राणा सांगा का सहयोगी था। तो चंदेरी वाले मेदिनी राय का तो नंबर आना ही था। अगला युद्ध किससे लड़ेगा, चंदेरी का युद्ध। पानीपत हो गया, खानवा हो गया, चंदेरी का होगा 1528 में, लगातार होंगे। और इसमें बाबर चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित कर देगा। चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित कर देगा। ठीक है, और अब नंबर आएगा जो बचे हुए अफगान भाग जाएंगे उनका, और उनके साथ कौन सा युद्ध होगा, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब होगा, 1529 में, अफगान वर्सेज बाबर, और इसमें भी जीतेगा। ये अफगान वाला याद रखना, देखना आगे युद्ध आपको याद करने में आसानी हो। आगे हुमायूं आके भी इन्हीं अफगानों को हराएगा। और पानीपत के सेकंड युद्ध में बाबर हेमू को हराएगा, वो भी अफगान नेता सिकंदर आदिल शाह सूर का सेनापति तो होगा हेमू, ये अफगान याद। ठीक है, अब इन सब को हराने के बाद बाबर आ गया आगरा, और आगरा आके 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है ना। तो युद्ध लड़ता ही रह गया बेचारा, साम्राज्य का संगठन करने का तो मौका मिला ही नहीं, मुगल सत्ता की स्थापना हुई ही नहीं। मेवाड़ भी शक्तिशाली था अभी तक तो, ठीक है, अफगान भी शक्तिशाली थे। तो 1530 में आगरा में मृत्यु हो जाएगी। अब देखो बाबर ने क्या क्या काम किए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये राम मंदिर की वजह से, वही जो इसी का सेनापति था जिसने क्या किया, अयोध्या में जहाँ राम जन्मभूमि है ना, मीर बकी या मीर बाकी ताशकंद का रहने वाला था, उसको बाबर ने क्या किया, बदायूं का गवर्नर बनाया। ठीक है, तो अवध का, सॉरी बदायूं नहीं, अवध का गवर्नर, फरुखाबाद भी अयोध्या के जस्ट पास में ही, उसने बनाया अवध का गवर्नर। उसने क्या किया, कहते हैं कि वो जो बाबरी मस्जिद जिसको हम बोलते हैं, उस बाबरी मस्जिद को उसने खड़ा किया था। और बाद में वो बाबरी मस्जिद कब टूटी, 1992 में, जब अयोध्या में दंगे हुए थे तो कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। और फिर रास्ता कब खुला, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक पीठ ने फैसला सुनाया कि ये जो जगह वो राम राम मंदिर के लिए, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको कहीं और जगह दे दो। ठीक है, इसलिए ये मंदिर बन के तैयार हुआ है। इसलिए ये वाला इतिहास है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बाबर ने क्या क्या काम किए देखो। आत्मकथा तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन बाबर वाली आत्मकथा क्यों स्पेशल है बताऊंगा। बाबर के समय कला कैसी थी, कला में सारे के सारे काम, अगर जैसे साहित्य की बात करें तो साहित्य में है बाबर की आत्मकथा। मुगल काल में सारे के सारे ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि मुगलों ने फारसी को प्रश्रय दिया था। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछे कौन सी किताब, फारसी में रोक देना आप तो, ठीक है ना। अरबी मूल इस्लाम की भाषा है, आज भी मुसलमानों को अरबी कम आती है। ठीक है, तो तुमसे पूछो संस्कृत कितनों को आती है, ठीक है, अरबी सारा काम फारसी में हुआ था। बाबर की आत्मकथा है, ये कौन सी भाषा में, तुर्की में है, क्योंकि वो तुर्कमेनिस्तान का था। तुर्की में
सॉरी, तुर्की में है ये आत्मकथा। तुर्कमेनिस्तान का कहा, उज्बेकिस्तान का था, है ना। तुर्की में है और इसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी, मेमोयर ऑफ बाबर। अब ये अच्छी क्यों है, देखो बाबर है ना, उसकी दृष्टि ऐसी थी, एक तो वो घटनाओं के सन लिखता है और हर एक चीज का सूक्ष्मता के साथ वर्णन करता है। ऐसे बताता है भारत में ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसी फसलें बोई जाती हैं, लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, किसानों की दशा ऐसी है, भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखता है। तो इसलिए इसको ये कहते हैं कि ये वास्तविक इतिहास का ग्रंथ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं तो कोई जैसे सिर्फ अपनी अपनी लिखता रहता, प्रशंसा में लिखता रहता, तो ये वास्तविक इतिहास का ग्रंथ है ना, वास्तविक इतिहास का ग्रंथ। वास्तविक इतिहास का जब ग्रंथ है, अब ये बाबरनामा कब बना, अब ये बाबरनामा बनेगा अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। हिंदी में आपको मिलते हैं ना अब्दुल रहीम खान खाना के दोहे। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अकबर स्थापित करेगा अनुवाद विभाग, लिखवाऊंगा आगे। वो इसका कौन सा अनुवाद करेगा, फारसी अनुवाद। तो फारसी अनुवाद होगा तो उसको क्या कहेंगे, बाबरनामा। फारसी अनुवाद को हम कह देंगे बाबर, ठीक है। ये अकबर के समय में करेगा, है ना, तो इसको कह देंगे हम बाबरनामा। एक इंग्लिश में अनुवाद किया है, उसका नाम है मैडम बेवरीज। तो बेवरीज ने किस में अनुवाद किया है, इंग्लिश में। और ऐसा कहते हैं कि मध्य एशिया में वास्तविक इतिहास का ये एकमात्र ग्रंथ है, क्योंकि वो घटनाओं को बहुत सुंदर तारतम्यता के साथ, उनकी तिथियों के साथ और बहुत सूक्ष्म विवरण करता है, ठीक है। अगर आरएएस मेंस में 15 शब्द में आए तो ये लिख देना कि भारतीय पेड़, भारतीय वनस्पति, भारत की भौगोलिक स्थिति और तात्कालिक भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भी सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है ना, ये लिखना है। एक तो ये हो गया। दूसरा काम क्या किया बाबर ने, दूसरा काम ये किया कि मुबैयान नाम से एक पद्य शैली का विकास किया। तो मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। ये नई शैली थी और इसी शैली से, इसी नाम से ये लिखता था, ठीक है, समझ गए। जैसे लिखते हैं ना, जैसे सचिन विद्रोही, तो लिखते हैं ना, कवियों की ऐसी आदत होती है, तो मुबैयान नाम से लिखता था, ठीक है ना। कोई असंतुष्ट, कोई बेवफा, ऐसे लिखते रहते हैं ना, तो वैसे ही मुबैयान के नाम से लिखता था, है ना। और नवीन पद्य शैली भी हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये तो इम्पोर्ट, इसमें तो ये यहाँ तक लिखता है जब इसके पास सिर्फ 100 आदमी बचे थे, जब फरगना भी हाथ से निकल गया, समरकंद भी हाथ से लिख गया। और ये एक एक बात को बहुत सूक्ष्मता के साथ लिखता है। ऐसे कहता है, चलो फरगना समरकंद तो मेरे अब ऐसे मौके पे सिर्फ अच्छे दोस्त ही बचेंगे, तो ये कहता है कि दोस्तों के साथ मतलब नरक में भी आनंद होता है। मतलब इतनी सूक्ष्मता से ये हर चीज को इतनी डिटेल में लिख के गया है ना। मुबैयान नामक पद्य शैली का विशाल विकास किया। एक चीज है खत ए बाबरी, लेटर ऑफ बाबर्स, खत ए बाबरी, खत ए बाबरी नामक पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तक है जिसमें इसने बहुत सारी चीजें लिखी है। खत ए बाबरी, ये भी बाबर का है। और और बाबर ने क्या किया था, ज्यादा समय तो मिला नहीं था, आगरा में एक बाग बनवाया जिसे नूर अफगान कहते हैं, और वहीं बाबर को दफना दिया। नूर अफगान, आगरा में बाग है ना। बस बाबर पूरा हो गया। अब आते हैं
अगले जो इतिहास के सबसे मस्त आदमी हुमायूं पर। ठीक है, इतना याद रख। देखो हुमायूं, ये रहा 1530 से लेकर 40 तक, और फिर 55-56 2 साल रह पाएगा, 1555-56। बीच के टाइम में इसमें कौन आ रहेगा? 1540 से 45 तक कौन रहेगा? 1540 से लेकर 55 तक शेरशाह सूरी, पहले तो 5 साल शेरशाह सूरी और उसका बेटा इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी कब से कब रहेगा? मैं ये है ना, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन कब तक रहा, आपको याद रह जाए, एक सीक्वेंस बन जाए ना, मतलब की चीजें। शेरशाह सूरी रहेगा 1540 से लेकर 45 तक, और इस्लाम शाह रहेगा 1545 से लेकर 54 तक। फिर इनके खूब सारे उत्तराधिकारी आ जाएंगे, आदिल शाह सूर, सिकंदर शाह सूर, जो आपस में लड़ते रहेंगे। बस आपको डेट याद। अब हुआ क्या, बाबर के थे खूब सारे बच्चे। बाबर के बच्चे थे, देखो, कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, एक थी गुलबदन बेगम, इसकी बहन थी, और एक बेटा था शाहरुख। बस सिर्फ तुम्हें याद रह जाए ना ऑब्जेक्टिव टाइप, आरपीएससी वाले लिहाज से, यूपीएससी नहीं पूछती ऐसे। ये तो मर गया था शाहरुख टाइम से ही। ठीक है, बहनें तो अच्छी होती हैं। किसने बाबर की आत्मकथा लिखी, किस नाम से? गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा के नाम से। ये क्या लिखेगी? हुमायूं नामा। और ये बाकी क्या करेंगे? बाकी हुमायूं का खून पिएंगे उम्र भर, है ना। देखो, ये था मस्त मौला आदमी। इसने क्या किया, इसके पिताजी कह के गए थे कि तेरे भाइयों में तू साम्राज्य का विभाजन कर देना। वो समय कुंभा की हत्या के बेटे उदा ने करी थी, सांगा को जहर दिया था खुद के ही सरदारों ने, है ना, कालपी में समाधि बनी हुई। तो कुल मिला के है ना, वो समय जब भाई भाई का सगा नहीं होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा को जन्नत में भेजा था साम्राज्य के लिए, तो वो समय जी इतना अच्छा आदमी था, इसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। तो इसने क्या किया, भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया, भाइयों में साम्राज्य का विभाजन। अब साम्राज्य विभाजन कैसे कैसे किया? कामरान को तो दे दिया काबुल, ठीक है, अस्करी को दे दिया संबल, यूपी में है ना भाई संबल, और इंदाल को क्या दे दिया? अलवर। और खुद कहाँ बैठे थे? आगरा में बैठे थे। ठीक है, एक तो भाइयों में साम्राज्य विभाजन किया, इसने भला आदमी था। देखो मैं बताता हूँ कैसे परेशान किया। ये सारे मर जाएंगे ना, उस दिन से ये सुखी होगा, मतलब इतना। जब शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देगा, तो ये काबुल पर कब्जा करने जाएगा, तो कामरान के पास अकबर होता है, अकबर को कंधार के किले की दीवार से लटका देगा, और इधर से हुमायूं तोप के गोले बरसा रहा था। मतलब ये सारे मर जाएंगे तब ये सुखी होगा। ठीक है, देखो अब बढ़ते हैं। पहला तो ये हो गया कि भाइयों में साम्राज्य विभाजन कर दिया। अब हुमायूं ठहरा मस्त आदमी, मतलब अफीम खाने का शौकीन था, तो अफीम से तो वैसे ही मस्त रहते हैं। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं के समय में शेरशाह सूरी ताकतवर होता जा रहा था। शेरशाह सूरी जो था अफगान था, लगातार ताकतवर हो रहा था। ठीक है,
अब पहले पहले वाले अभियान छोटे, जैसे एक तो कालिंजर का शासक था रुद्र प्रताप देव, उस पे किया 1534 में, और कोई नहीं पूछ। एक गुजरात के बहादुर शाह ने किस पे आक्रमण किया? रानी करमवती पे। करमवती पे किया ना। करमवती ने राखी भेजी तो हुमायूं गया। हुमायूं हर जगह लेट पहुंचता था, जैसे तब तक तो बेचारी ने वहां अपना जोर कर लिया था। तो एक तो 1534-35 में इसका कौन सा अभियान है? गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान। 1534-35 में गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान। ठीक है, वो रानी करमवती वाला है ना, राखी भेजी थी और वो सारा। ठीक है, अब क्या होगा? शेरशाह सूरी लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जाए। देखो शेरशाह सूरी है ना, सिर्फ एक सामान्य सा सैनिक अधिकारी था। धीरे धीरे करते करते, जैसे दो विधवाओं से उसने शादी करके, जैसे एक तो चुनार के किले की विधवा थी, उससे शादी कर ली। तो जो चुनार का किला है वो आज के यूपी के मिर्जापुर जिले में है, और गंगा के किनारे, और बहुत शक्तिशाली किला है। ठीक है, जब इसने पहली बार चुनार का घेरा डाला तो उसने शेरशाह सूरी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस बीच शेरशाह सूरी क्या है, बहुत मतलब 55-56 साल की उम्र में शासक बना था, ये इसकी छोटी सी उम्र थी, तो बहुत अनुभवी व्यक्ति था। उसने धीरे धीरे करके ताकत बढ़ाई, और जब ताकत बढ़ गई तो ये पहले करेगा चौसा में। चौसा का युद्ध होगा, बिहार में है चौसा। देखो, हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी। अब इसके साथ है ना, पहला युद्ध तो होगा तोसा का युद्ध। ये होगा 1539 में, जून 1539 में होगा। देखो, जब ये चुनार का किले का दोबारा घेरा डालेगा, अब के शेरशाह सूरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, घेरा डालने जाएगा, उधर से शेरशाह सूरी आ जाएगा, और ये तोसा है बिहार में। ठीक है, यहाँ युद्ध हुआ तो देखो, ये क्या करता था, इसका स्वभाव ऐसा था, स्टूडेंट को सीख लेनी चाहिए ना, ये ढीला ढाला आदमी था। थोड़े दिन काम करता था, फिर अफीम खा के रेस्ट करता था। शेरशाह सूरी होशियार आदमी था, उसने बरसात के मौसम का इंतजार किया। इसने अपना कैंप लगाया नीची जगह पे, हुमायूं ने तो, और सामने आके बैठ गया ऊंची जगह पे शेरशाह सूरी। युद्ध का ये नियम है आज भी, और पहले भी, जो ऊंचाई पे होता है वो हमेशा जीत में रहता है। कारगिल वार की देख लो, पुलिस की ट्रेनिंग करोगे तो ध्यान लगेगा, मैं तो पुलिस फौज कमांडो सारे की, जो ऊंचाई पे रहता है वो हमेशा जीत में रहता है। इसने इंतजार किया, जून के महीने में जैसे ही बरसात हुई, भाई साहब के कैंप में पानी भर गया, और जब सेना अव्यस्त हो गई तो सुबह सुबह किया आक्रमण। सेना तो भाई सरप्राइज का वो था, कैंप में एकदम पानी भरने से अव्यवस्था हो गई। तो शेरशाह सूरी ने जबरदस्त आक्रमण किया, हुमायूं भागा और भाग के कूद गया। कर्मनाशा एक नदी थी वहां, फिर एक काम करने वाला था, तो मतलब जो मछुआरा होता है, उसने शेरशाह सूरी को बाहर निकाला। ठीक, इसको हुमायूं को बाहर निकाला। तो लिखो, चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया। फिर हुमायूं ने है ना, वो जो मछुआरा था उसको एक दिन के लिए राजा बना लिया। तो भाई यही है, जो स्टूडेंट सोएगा ना, ठीक है, तो आरपीएससी या यूपीएससी उसको, वो तो शेरशाह सूरी है, तुम्हें हुमायूं नहीं बनना, शेरशाह सूरी बनना है। बहुत मेहनती आदमी, मतलब शेरशाह सूरी को मध्यकाल में पढ़ाऊंगा, देखना। इसको 5 साल ही शासक रहा, और इतना जोरदार इसने प्रशासन स्थापित किया कि इसी की स्थापित व्यवस्था पे अकबर अपना प्रशासन स्थापित करेगा, सिर्फ 5 साल में कर गया।
ठीक है, बहुत अच्छा प्रशासक था शेरशाह सूरी। अब दोबारा यही गलती करेगा, दोबारा युद्ध होगा कन्नौज या बिलग्राम, यूपी में है ये तो दूसरा युद्ध होगा, पहला चौसा का हो गया, दूसरा होगा कन्नौज या बिलग्राम। ये मई 1540 में हुआ था, लेकिन हुमायूं तो वही था, उसको बदलना थोड़ी था। दोबारा उसने फिर जाके शेरशाह सूरी के सामने कैंप लगाया, फिर से बरसात हुई, फिर से पानी भरा, फिर से शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और हुमायूं भागा फिर काबुल की ओर। तो लिखो कन्नौज, ये कन्नौज के पास एक गांव है बिलग्राम, वहां हुआ था बिलग्राम। तो लिखो बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। अब आगरा का शासक शेरशाह सूरी बन गया। ठीक है, अब मतलब देखो कितना मस्त आदमी था। लोग तो हारने के बाद शोक मनाते हैं, ये हार गया तो इसने क्या किया, क्या कर सकता है, ये कहा अब मैं शादी करूंगा। तो 14 साल की एक 1541 में थी, इसी के आध्यात्मिक गुरु थे, उसकी बेटी से शादी कर ली ना। और फिर उसको लेके घूमता रहा, और इतने बुरे दिन थे कि जब अकबर पैदा हुआ तो इसके पास कुछ भी नहीं था अमीरों को देने के लिए। मतलब इसने एक जो थाली होती है उसमें वो कस्तूरी डाली और उसमें चीनी डाली, और कि मेरे पास आज आपको देने के लिए ये। फिर वो कामरान से कभी लड़ता घूम रहा था, कभी किसी से लड़ता घूम रहा था। इसी बीच क्या होगा, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी, 5 साल शासन करने के बाद। फिर उसका बेटा आएगा इस्लाम शाह सूरी। उसके मरने के बाद में सिकंदर सूर, इब्राहिम सूर, आदिल शाह सूरी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो हुमायूं को 15 साल भटकने के बाद मौका मिलेगा, और वो लिखो 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम इस्लाम शाह सूर शासक बनेगा, जो 1554 तक शासन करेगा। ठीक है, इस्लाम शाह के बाद इसका 12 वर्ष का बेटा था, सुनो इधर, वो शासक बना, तो उसका संरक्षक था आदिल शाह सूर। अब संरक्षक तो मध्यकाल में तो ऐसे ही होते थे, संरक्षक ने पहले उसको निपटाया और शासक बन गया आदिल शाह सूर, है ना। फिर ये आपस में लड़ रहे थे, लिखो इसमें आगे लिखना। इसके बाद 15 वर्ष के निर्वासन के बाद हुमायूं हुमायूं वापिस भारत आएगा, और वापिस भारत आके वो किससे युद्ध लड़ेगा, इन्हीं अफगानों से ही तो लड़ेगा। तो दो लड़ाइयां होगी पंजाब में, एक तो होगा सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का, पहले मच्छीवाड़ा का होगा फिर सरहिंद का होगा। पहले होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये पंजाब में ही है भैया ना। इसमें ये कब होगा, 1555 में, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा बस। मच्छीवाड़ा पंजाब में, इसमें क्या होगा, हुमायूं की सेना होगी वर्सेज अफगान सेना, और जीतेगा कौन, हुमायूं। दो सेनापति होते हैं, नजीब खां तातार खां, मत याद रखना, कोई नहीं पूछता। हुमायूं जीत जाएगा। हुमायूं जीतने के बाद पंजाब में मजबूत किला था सरहिंद का, सरहिंद को जीतने के लिए रास्ता खुल जाएगा। सरहिंद का युद्ध कब होगा, ये होगा 1555 में। और अब के हुमायूं वर्सेज सिकंदर शाह सूर, ये शेरशाह सूरी के ही रिश्तेदार थे सारे। और इसमें फिर से कौन जीत जाएगा, हुमायूं जीत जाएगा। और जीत के
दिल्ली आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में क्या करेगा, हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था, तो एक वो लाइब्रेरी बनवाएगा वहां। ठीक है, वैसे लाइब्रेरी वो बनाएगा, शेरशाह सूरी ने, है ना, एक 3 मंजिला इमारत बनाई थी जिसको शेर मंडल कहते हैं। इससे पहले शेरशाह सूरी था। तो पढ़ते पढ़ते अचानक अजान की आवाज सुनाई देगी मस्जिद से, तो ये भागेगा, सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरेगा। लंबा सा चौका पहन रखा था, उसमें उलझ के 3 मंजिली सीढ़ियों से गिरता गिरता आएगा तो मर जाएगा। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, जो ज्यादा जल्दबाजी करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। सच्ची बात है ना, जो जल्दबाजी करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। तो एक फिर ब्रिटिश हिस्टोरियन है लेनपुल। लेनपुल ने क्या है, बाबर का इतिहास लिखा है, और वो ओरिएंटलिस्ट थे पूरी फैमिली। लेनपुल ये कहता है कि जिस प्रकार हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते चलता रहा, वैसे ही गिरते पड़ते उसकी मौत हो गई, है ना। अब हुमायूं के बाद कौन आएंगे, अकबर आएंगे। और अकबर आएगा इस युद्ध में, जैसे सरिंद वाले युद्ध में हुमायूं का साथ किसने दिया था, बैरम खान ने। कोई नहीं पूछेगा बस वैसे। अब अकबर के समय जो शासन होगा, उसका चरित्र राष्ट्रीय चरित्र होगा कुछ, क्योंकि उसमें भारतीयों का समावेश होगा। वो सुलह कुल की नीति लेके आएगा, उसमें राजपूत शासकों का भी योगदान होगा, और जो संस्कृति विकसित होगी वो भी राष्ट्रीय चरित्र की होगी। ठीक है, वो आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, मेन से जनरली हुमायूं बाबर से सवाल नहीं। ठीक है, ठीक। तो क्या क्या सीखा आज आपने।